ऑडियो बुक समरी सीरीज के अंतर्गत आज की पुस्तक है इंडियन नेशनलिज्म। यह पुस्तक इरफान हबीब द्वारा लिखित है, जो भारत के राष्ट्रवाद के इतिहास और विकास पर केंद्रित है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं का गहन अध्ययन किया है। इरफान हबीब ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें विभिन्न जनता की विचारधाराएं और नेता एकजुट होकर उपनिवेशवाद के खिलाफ एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाते हैं। पुस्तक में भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव को ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के संदर्भ में समझाया गया है, जहां ब्रिटिश औपनिवेशवाद ने भारतीय समाज को गहरे और सामाजिक और आर्थिक संकट में डाल दिया, जिससे राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई। हबीब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन, स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों, महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह आंदोलन और अन्य प्रमुख नेताओं के योगदान को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक भारत के राष्ट्रवाद की विविधताओं जैसे कि धर्म, जाति और सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद एक समृद्ध और समावेशी राष्ट्रीय चेतना के उदय को समझने में मदद करता है। इसके अलावा पुस्तक में विभाजन के प्रभाव, आजादी के बाद के भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप और इसकी चुनौतियों पर चर्चा की गई है। पुस्तक विशेष रूप से ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ विभिन्न दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती है, जो इसे समकालीन भारत में राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख विषय शामिल हैं: औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की जड़ें, सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय पहचान का विकास, राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष, अलग अलग विचारधाराएं और उसका प्रभाव, धर्म और जाति का राष्ट्रवाद पर प्रभाव, भारत के विभाजन और उसका राष्ट्रवाद पर प्रभाव, स्वतंत्रता के बाद का भारतीय राष्ट्रवाद और आधुनिक भारत की दिशा। मुख्य विषय: भारतीय राष्ट्रवाद की विविधता और बहुआयामी प्रकृति। इरफान हबीब भारतीय राष्ट्रवाद को एक सादृश्यात्मक और विविध ध्रुवीय आंदोलन के रूप में देखते हैं, जिसमें विभिन्न विचारधाराएं जैसे अहिंसात्मक सत्याग्रह, क्रांतिकारी आंदोलन, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधाराएं शामिल थी। ये सभी दृष्टिकोण स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग तरीकों से योगदान करती हैं और किसी एकमत एकरूपता में नहीं बने थे। समावेशी और बहुसांस्कृतिकवाद। हबीब इस बात पर जोर देते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद न केवल राजनीतिक आजादी का संघर्ष है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक एकता की भावना भी थी, जो धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बावजूद भारत की विविधता में एकता के सिद्धांत को बढ़ावा देती थी। गांधी का अहिंसात्मक राष्ट्रवाद बनाम क्रांतिकारी राष्ट्रीयतावाद। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा आधारित राष्ट्रवाद का विश्लेषण करने के साथ हबीब क्रांतिकारी नेताओं जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के सशस्त्र संघर्ष के महत्व को भी रेखांकित करते हैं। वे बिना किसी एक पक्ष को प्राथमिकता दिए स्वतंत्रता आंदोलन की समृद्ध जटिलताओं को उजागर करते हैं। धर्म और जाति की भूमिका एवं चुनौती। इरफान हबीब ने धर्म और जाति के विभाजनकारी प्रभावों पर भी गहराई से लिखा है। वे दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विचारकों के दृष्टिकोण से यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सामाजिक असमानताएं और धार्मिक विभाजन राष्ट्रीय एकता में बाधक बने। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रवाद की सांप्रदायिक और जातिवादी अवधारणाओं की आलोचना भी की। राष्ट्रवाद का धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन। हबीब ने यह भी दिखाया है कि कैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक रणनीतियों ने हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा दिया, इससे राष्ट्रवाद की समावेशी भावना को चुनौती मिली। उन्होंने इस विभाजन के कारण स्वतंत्रता से पहले और बाद में राष्ट्रवादी विचारधाराओं में आई दिक्कतों की संक्षेप में चर्चा की है। आजादी के बाद राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इरफान हबीब का विश्लेषण स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रवाद पर भी केंद्रित है, जिसमें उन्होंने देश की एकता, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत को दर्शाया है। उन्होंने यह भी दिखाया कि कैसे विभाजन की त्रसदियों के बावजूद भारत में बहुसांस्कृतिक एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया गया। इतिहासकार के रूप में पुनर्लेखन और आलोचना। वे पारंपरिक इतिहास लेखन की सीमाओं से उठकर राष्ट्रवाद के इतिहास को आम लोगों, सामाजिक आंदोलनों और विभिन्न वर्गों की भूमिका के साथ पुनः सही परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने पर बल देते हैं। हबीब ने राष्ट्रवाद की कहानी में केवल नेताओं का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि बहुलतावादी और लोक समर्थित एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है। इरफान हबीब के भारतीय राष्ट्रवाद के विषयों में स्वतंत्रता संग्राम की बहुविध विचारधाराएं, समावेशिता, सामाजिक न्याय,
धर्म जात की चुनौतियां और आधुनिक भारत के निर्माण में राष्ट्रवाद की भूमिका प्रमुख है। वे राष्ट्रवाद को एक समृद्ध, जटिल और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जो भारत की विविधताओं को एक सूत्र में बांधती है। इरफान हबीब ने भारतीय राष्ट्रवादी विचारधाराओं के विकास को एक जटिल बहुआयामी ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका। इरफान हबीब के अनुसार भारतीय राष्ट्रवादी विचारधाराओं का विकास 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से शुरू होता है। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने भारतीय समाज में जाति, धर्म और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर एक साझा सांस्कृतिक चेतना पैदा की। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे नेताओं ने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की वैश्विक महत्ता को उजागर करते हुए राष्ट्रीय चेतना को तीव्र किया। वे आंदोलन भारतीय समाज को जागरूक करने और सांस्कृतिक आत्मसम्मान जगाने में सहायक थे और जो आगे चलकर राजनीतिक राष्ट्रवाद का आधार बने। राष्ट्रीय चेतना का विभिन्न दृष्टिकोण। हबीब ने दिखाया है कि भारतीय राष्ट्रवाद एक समग्र प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि इसमें कई विचारधाराओं का समावेश है। मध्यमार्गी, क्रांतिकारी, अहिंसात्मक और समाजवादी, जो अलग अलग तरीकों से स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए। उदाहरण स्वरूप गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी विचारधाराएं और समाजवादी राजनीतिक विकल्प इत्यादि। भाषा, धर्म, जाति और समुदाय की विविधता में एकता की खोज। हबीब बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों ने विविध भाषाई और धार्मिक और जाति समूहों के बीच एक साझा राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रयास में आंतरिक मतभेदों के बावजूद भारत को एक समग्र राष्ट्र के रूप में समझने की भावना विकसित हुई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि धर्म और जाति के विभाजन राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बने, बल्कि बहुसांस्कृतिकवाद और समावेशी राष्ट्रवाद में इसे पार करने का रास्ता सुझाया। राजनीतिक दलों और नेताओं की भूमिका। इरफान हबीब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का गहराई से विश्लेषण किया है, जिसमें अंदरूनी मतभेद, विभिन्न रणनीतियों और नेतृत्व के वैचारिक मतभेद शामिल थे। उन्होंने नेहरू, पटेल, तिलक और अन्य नेताओं के योगदान और उनकी अलग अलग दृष्टिकोणों को रेखांकित किया। कांग्रेस की विभिन्न विचारधाराओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को जीवंत रखा और स्वतंत्रता के लिए जरूरी सियासी मंच प्रदान किया। उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया। हबीब उपनिवेशवाद की नीतियों और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों को भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा के विकास में निर्णायक कारक मानते हैं। उन्होंने ब्रिटिश विभाजित और शासन कर नीति में उत्पन्न सांप्रदायिकता और जाति विभाजन को भी राष्ट्रवादी संघर्ष की चुनौती के रूप में समझाया। आधुनिक भारत की विकास यात्रा में राष्ट्रवाद। उन्होंने यह भी विस्तार से लिखा है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रवाद में लोकतांत्रिक, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के संदर्भ में नए स्वरूप ग्रहण किए। आधुनिक भारत में धर्मनिरपेक्षता, समानता और बहुसांस्कृतिकता की भावना एक राष्ट्रवाद का हिस्सा बनी। इरफान हबीब ने भारतीय राष्ट्रवादी विचारधाराओं के विकास को एक व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखा है, जिससे सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राजनीतिक आंदोलनों और विभिन्न विचारों का समावेश है। उनके अनुसार यह विकास एकल नहीं, बल्कि अनेक वैकल्पिक आवाजों और दृष्टिकोणों के सह अस्तित्व की प्रक्रिया है, जिसने भारत की विविधताओं के बीच एक समावेशी राष्ट्रीय पहचान बनाई। इरफान हबीब के अनुसार भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। पहला, प्रारंभिक या बगावत का चरण। 1857 की क्रांति। 1857 की भारतीय विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक पहला संगठित संघर्ष शुरू किया। यह विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन राष्ट्रवादी चेतना की नींव रखी और आगे की आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। दूसरा, मध्यमार्गी चरण 1885 से 1905। यह चरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, नेताजी जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक सुधार की मांग की। उद्देश्य था ब्रिटिश सत्ता में भारतीयों की उचित हिस्सेदारी। संवाद, याचिकाएं और परिषदीय उपाय मुख्य रणनीतियां थी। तीसरा, उग्र या चरमपंथी चरण 1905 से 1919। बंगाल विभाजन 1905 इस चरण की शुरुआत के रूप में महत्वपूर्ण था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता इस दौर में उभरे। स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और सक्रिय प्रतिरोध शामिल थे। असहयोग, स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों ने इस चरण को चिन्हित किया। चौथा, गांधीवादी चरण 1919 से 1947। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुए। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन इस काल के महत्वपूर्ण भाग थे। इस चरण में व्यापक जन समर्थन मिला और जनता ने व्यापक हिस्से को आंदोलन में जोड़ा गया।
1947 में भारत की स्वतंत्रता इसी चरण के परिणाम स्वरूप मिली। हबीब ने इस चरणबद्धता के भीतर सामाजिक और आर्थिक कारकों, विभिन्न विचारधाराओं और नेताओं के योगदान का विस्तृत विश्लेषण किया है। वे बताते हैं कि चरण पूर्णतः अलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से जुड़े थे और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सहयोगी साबित हुए। इरफान हबीब के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों में नेतृत्व की शैलियां एक दूसरे से भिन्न थी, जो आंदोलन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों के अनुकूल थी। प्रमुख अंतर इस प्रकार है। शुरुआती विद्रोही और बगावत का नेतृत्व। 1857 का विद्रोह, इस दौर का नेतृत्व प्रायः सामंती, स्थानीय और पारंपरिक था। नेतृत्व में ऊंचे जाति समाज के प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, जो सैन्य और पारंपरिक हथियारों के साथ ब्रिटिश सत्ता से सीधा टकराव करते थे। यह नेतृत्व स्वदेशी विद्रोह और असंगठित संघर्षों पर आधारित था। मध्य मार्गी नेतृत्व 1885 से 1905। इस समय कांग्रेस में नेतृत्व में सभ्य और शिक्षित मध्यम वर्गीय राजनेताओं का वर्चस्व था। ये नेता संवैधानिक तरीकों, संवाद और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से सुधार की मांग करते थे। उनका नेतृत्व लोकतांत्रिक और परिषदीय था, जिसमें राय मशविरा और सहमति को महत्व दिया गया। उग्र चरमपंथी नेतृत्व 1905 से 1919। इस चरण की नेतृत्व शैली अधिक निर्णायक, प्रभावशाली और क्रांतिकारी थी। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने अहिंसा से हटकर सशस्त्र संघर्ष और दृढ़ अवज्ञा की नीति अपनाई। यह नेतृत्व संघर्ष में तेजी और हिंसा दोनों के लिए तैयार थी और जनता में तत्काल प्रभाव पैदा करने का काम करता था। गांधीवादी नेतृत्व। गांधी जी का नेतृत्व काफी अलग था। उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह और नैतिक नेतृत्व के माध्यम से जनसमूह को सक्रिय किया। उनका नेतृत्व सेवा भाव, नैतिकता और सामूहिक भागीदारी पर आधारित था। यह एक परिवर्तनकारी नेतृत्व था, जिसने व्यापक लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया। शुरुआती चरण का नेतृत्व परंपरागत और विद्रोही था। मध्यमार्गीय नेतृत्व संवैधानिक, संवादात्मक और शांतिपूर्ण था। उग्र का चरण नेतृत्व निर्णायक, क्रांतिकारी और संघर्ष प्रधान था। गांधीवादी चरण नेतृत्व नैतिक, अहिंसात्मक और जन सहभागी वाली था। इरफान हबीब के अनुसार ये विभिन्न नेतृत्व शैलियां सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहीं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। नेतृत्व के विभिन्न तरीकों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीतियों को गहराई से प्रभावित किया। नेतृत्व के प्रकार और रणनीति निर्धारण। शांतिपूर्ण और संसदीय नेतृत्व। मध्यमार्गी चरण ने संवाद, याचिका, संवैधानिक सुधार की रणनीतियां अपनाई, जो सीमित और व्यवहारिक थी। इसने आंदोलन को विधायिका और प्रशासन की नजर में एक वैध राजनीतिक आंदोलन के रूप में स्थापित किया। उग्र और क्रांतिकारी नेतृत्व ने सशस्त्र संघर्ष, असहयोग और लोक आंदोलन को प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में आंदोलन की रणनीति अधिक आक्रामक और जनता संचालित हुई, जिससे जन समर्थन में तेजी आई। गांधीवादी नैतिकता और व्यापक जन सहभागिता। गांधीवादी नेतृत्व शैली में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के जरिए भारतीयों में नैतिक प्रतिबद्धता और व्यापक जन सहयोग को जन्म दिया। उनकी रणनीतियां जैसे असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह जनता को सक्रिय कर बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ निर्भय विरोध का मंच तैयार करने में सक्षम थी। रणनीतियां और लचीलापन और अनुकूलन। नेताओं की विभिन्न शैलियों ने आंदोलन को रणनीतियों को सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप लचीला बनाया। जैसे कुछ स्थानों पर शांतिपूर्ण विरोध अधिक उपयोगी था, तो कहीं क्रांतिकारी गतिविधियां प्रभावी रही। यह विविधता आंदोलन की व्यापकता और स्थिरता को बढ़ाने वाली रही। नेतृत्व के करिश्माई और प्रेरणादायक स्वरूप ने आंदोलन के लक्ष्यों की स्पष्टता, रणनीति की सुसंगतता और सामूहिक प्रयासों के समन्वय की क्षमता बढ़ाई। इससे आंदोलन की दिशा निर्धारित हुई। विभिन्न प्रयासों को एकीकृत किया गया। गैर सांस्कृतिक नेतृत्व, सामूहिक प्रयास। इरफान हबीब के अनुसार नेतृत्व केवल नीतियों और आदेश तक सीमित नहीं था। यह सक्रिय शामिल होना, जनता को जोड़ना और उनके संघर्षों का मार्गदर्शन करना भी था। इस दृष्टिकोण ने आंदोलन को जन आधारित और जीवंत रखा। इस प्रकार नेतृत्व की विभिन्न शैलियों ने आंदोलन की रणनीतियों को आकार दिया, जिनमें विचारधारात्मक स्पष्टता, जन सहभागिता और लचीलेपन का महत्वपूर्ण योगदान था, जो अंततः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सफलता में सहायक रहे। जय हिंद।